प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। साइकोनोइड स्पंज बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में आज हम साइकोनोइड स्पंज साइफा या साइकन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणी शास्त्र, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद से। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसका परिचय, पॉरीफेरा संघ, साइफा या साइकन क्या है, इसकी वर्गीकृत स्थिति, आवास, बाहरी आकार की और नाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके परिचय से संबंधित या करता हूँ। साइफा, साइकोनोइड या साइकन स्पॉन्ज जो होता है संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संघ पॉरीफेरा एक आदिकालीन बहुकोशिकीय प्राणियों को सम्मिलित करता है जिसमें सभी स्पंज आते हैं। स्पंजों को छिद्रित देह वाले प्राणी कहा जाता है क्योंकि इनकी देह पर छिद्र पाया जाता है। इनकी बॉडी पर अनेक छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों की उपस्थिति जो होती है उसके माध्यम से ये अपने दैनिक क्रियाओं में इन मूल संरचनाओं को समावेशित करता है, इसलिए इनको छिद्र देही प्राणी कहा जाता है। स्पंजों का शारीरिक संगठन कुछ ऐसे लक्षणों को दर्शाता है जो अन्य मेटाजुआ प्राणियों के समूह में नहीं पाए जाते हैं। विशेषतया इनमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं इनके संपूर्ण आकार की तुलना अन्य मेटाजुआ से नहीं की जा सकती है। इस कारण स्पंजों को बहुकोशिकीय प्राणियों की अकेली एक अलग शाखा पैराजुआ के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि अन्य सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को मेटाजुआ के अंतर्गत रखा जाता है। इस बात को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पॉरीफेरा संघ के सदस्यों को पैराजुआ के अंतर्गत रखा जाता है। पॉरीफेरा संघ के जंतु बहुकोशिकीय हैं। इसके अलावा जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उन्हें मेटाजुआ के अंतर्गत रखा जाता है। स्पंजों में सबसे सरलतम प्रकार का जो स्पंज होता है उसमें एस्कोनॉइड प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। एस्कोनॉइड प्रकार के नाल तंत्र वाले स्पंज का नाम उदाहरण ल्यूकोसोलेनिया है, जो आदिकालीन होते थे। इनकी संरचना सबसे सरलतम थी। ल्यूकोसोलेनिया की शरीरवृत्ति में किसी भी प्रकार का वलन नहीं पाया जाता था, किंतु ल्यूकोसोलेनिया की शरीरवृत्ति में वलन बनने के कारण एस्कोनॉइड स्पंजों से साइकोनॉइड स्पंजों की उत्पत्ति हुई। तो साइकोनॉइड स्पंज या साइफा, जिसे हम साइकन भी कहते हैं, यह ल्यूकोसोलेनिया की शरीरवृत्ति में और अधिक वलन बनने के कारण अनेक अंगुली के समान प्रवर्ध इसमें बन गए, जिससे ये स्पंज साइकोनॉइड प्रकार का स्पंज हो गया, जिसे साइकन या साइफा कहा जाता है। साइकोनॉइड प्रकार के स्पंजों के एग्जाम्पल है साइफा, साइकन, ग्रेनसिया। अब हम बात करते हैं साइफा की या साइकन की। हमने पॉरीफेरा इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है। साइफा या साइकन को कलश स्पंज भी कहा जाता है। कौन सा स्पंज? कलश स्पंज हम इसको कहते हैं। कलश स्पंज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति कलश के समान होती है, इसलिए। दूसरा, इसको क्राउन स्पंज भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर क्राउन पाया जाता है। प्रत्येक प्राणी के शिखर पर जहाँ ऑस्क्यूलम होता है, उस ऑस्क्यूलम को घेरे हुए मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की फ्रिंज पाई जाती है। ये मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की फ्रिंज या झालर एक प्रकार के
कोरोना का निर्माण करती है। इसी कारण इसको किरीट स्पंज या क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। यह मुकुट की भांति प्रतीत होती है। ग्रेनसिया एक यूरोपीय वंश है जिसमें बारीक कॉर्टेक्स का अभाव होता है और साइपा इससे भिन्न होता है। अब हमारे पास बात आती है कि साइपा की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। जैसे कि साइपा की जो स्पीसीज होती है वह साइपा कोरोनेटम, साइफा सीलिएटम, साइफा सीलिएटम। फिर इसके अलावा तीसरी स्पीसीज है साइफा एलिगेंस, साइफा लिगुला। ये सारी साइफा की स्पीसीज है। और अंत में लास्ट स्पीसीज जो है वो कहलाती है साइफा रेफेनस। ये स्पीसीज जो है साइफा की पाई जाती है। अब हम देखेंगे साइफा की वर्गीकृत स्थिति। साइफा की वर्गीकृत स्थिति का यदि हम देखें तो वर्गीकृत स्थिति के लिए मैं आगे वाली स्लाइड पे मैं आपको लिए चलता हूँ। ये साइफा की वर्गीकृत स्थिति है। साइफा या साइकन संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है। संघ पॉरीफेरा में जो प्रमुख क्लासेस हैं वो है कैलकेरिया क्लास के अंतर्गत। कैलकेरिया क्लास में हेट्रोसिल्ला ऑर्डर आता है। इसकी फैमिली साइसिटाइडी है और जीनस साइकन है। पॉरीफेरा के अंतर्गत छिद्रित देही वाले प्राणी आते हैं। पॉरीफेरा के अंतर्गत 3 क्लासेस हैं, कैल्सी स्पॉन्जी, हाइलो स्पॉन्जी एंड डीमो स्पॉन्जी। जो कैल्सी स्पॉन्जी है उसी को कैलकेरिया कहा जाता है, क्योंकि कैल्सी स्पॉन्जी या कैलकेरिया के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जो स्पीक्यूल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो यहाँ कैलकेरिया इसकी क्लास हो गई। तीसरा बात आती है इसका जो ऑर्डर है वो हेटेरोसेला कहलाता है। 2 ऑर्डर कैलकेरिया क्लास के अंतर्गत आते हैं, होमोसिला और हेटेरोसिला। होमोसिला में एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है और हेटेरोसिला जो ऑर्डर है उसमें साइकॉन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। चूँकि हम साइफा की बात कर रहे हैं और साइफा में साइकॉन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, इसलिए इसको हेटेरोसिला के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका कुल साइसिटाइडी है, साइफा या साइकॉन। ये इस साइफा या साइकॉन की वर्गीकृत स्थिति हमने आपको बता दी। अब हम आगे लिए चलते हैं आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइफा। अभी हम पीछे बात करते आए थे कि साइफा का जो आकार होता है शरीर का वो एक कलश के समान होता है। ये कलश, जिस तरह से कलश होता है उस कलश के समान इस साइफा का आकार होता है, इसलिए यह फूलदान के आकार का होता है। तो इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो कैसी सिमेट्री है? इनमें अर्य सम्मिति पाई जाती है। कौन सी? अर्य सम्मिति। साइकन में अर्य सम्मिति पाई जाती है। इस साइकन की लंबाई होती है 1 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक। इसके सिलेंडर की लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर और इसका व्यास जो होता है वो 5 से 6 मिलीमीटर तक होता है। एक सिलेंडर का व्यास 5 से 6 mm होता है और लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। इसका रंग हल्का भूरा होता है, हल्का भूरे रंग के है ये। आधार पर चिपकने के लिए इसके नीचे की ओर जो है अनेक मुकुल लगे हुए होते हैं। ये पूरा का पूरा साइफा है,
किसी न किसी सबस्ट्रेटम व्यवस्था ये इसका आधार पर लगा हुआ है, ठीक है। और इस आधार पर ये आधार से पर ज़्यादा फैली हुई नहीं होती है संरचना। इस आधार पर इससे अनेक जो सिलेंडर निकल करके इस पर लगे हुए होते हैं। अब इस प्राणी को हम देखें तो इस सिलेंडर का जो सबसे दूरस्थ सिरा है, इस दूरस्थ सिरा पर एक अपर्चर पाया जाता है और ये अपर्चर क्या कहलाता है? ऑस्क्यूलम कहलाता है। इस ऑस्क्यूलम नाम के अपर्चर के चारों ओर यदि आप देखो तो क्या लगा हुआ है? ऐसे 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 ये ऊपर वाला है, ऐसे क्या स्पिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। इसे कहते हैं ऑस्क्यूलर फ्रिंज। तो यहाँ इस जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको डायरेक्ट बता रखा है कि ये ऑस्क्यूलर फ्रिंज है, ये ऑस्क्यूलर फ्रिंज है जो ऑस्क्यूलम को घेरे हुए रखती है और मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स की बनी होती है। ऑस्क्यूलम को घेरे रखने वाले ये मोनो एक्सोन स्पिक्यूल इसमें कोई सी भी चीज़ को यानी जंतु को उसको प्रवेश करने से रोकती है। ऑस्क्यूलम से पर हम नीचे की ओर चले तो धीरे धीरे इनका शरीर क्या होता है? सकरा होता जाता है और ये सकरा होता जाता वाला जो शरीर है, नीचे वाली संरचना, ये इसका सिलेंडर कहलाता है। सिलेंडर के साथ यहाँ ऊपर वाली संरचना जो इसकी कॉलर कहलाती है, कॉलर रीजन होता है। अब इसके शरीर को यदि संपूर्ण सतह को देखें तो इस संपूर्ण सतह पर अनेक हेक्सागोनल या पेंटागोनल उभार पाए जाते हैं। कैसे भाई? हेक्सागोनल और पेंटागोनल उभार पाए जाते हैं। इनकी सतह पर हेक्सागोनल उभार ऐसे होंगे भाई, ऐसे हेक्सागोनल या पेंटागोनल उभार पाए जाते हैं। इन उभारों की उपस्थिति के कारण इनको कहते हैं ऑक्जियोट्स। ये कहता है कि साइफा की शरीर भित्ति पर नियमित रूप से व्यवस्थित अनेक जो है हेक्सागोनल या पेंटागोनल या बहुभुजीय उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को ऑक्जियोट्स कहते हैं और इन ऑक्जियोट्स से भाले के समान कंटिकाएं बाहर की ओर निकली हुई होती है। इन ऑक्जियोट्स में पाई जाने वाली स्पिक्यूल्स जो होती है वो स्पिक्यूल्स होती है, मोनो एक्सोन स्पिक्यूल होती है। और किनारे को यदि हम देखें तो ये सारे स्पिक्यूल इस तरह से बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इस साइपा का जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर क्या कैसा दिखाई देता है भाई? स्पिक्यूल से घिरा हुआ दिखाई देता है और कांटेदार प्रतीत होता है। जो बहुभुजीय उभार होते हैं ये इन बहुभुजीय उभारों के ये जो सारी कॉमन वाली सतह है इन पर क्या है? खांच पाई जाती है। इस तरह से इनमें खांच होती है। तो इन खांच की उपस्थिति के कारण इस खांच को अंदर से यदि हम देखें, ये खांच बन गई, इधर ये चली गई, इधर चली गई, तो इस खांच में क्या पाए जाते हैं भाई? छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को अपन ओस्टिया कहते हैं। जो ऑक्जियोट्स है, ऑक्जिड बहुभुजीय ऑक्जियोट्स के किनारों पर खांचे पाई जाती है और इन खांचों के अंदर की ओर ओस्टिया उपस्थित होते हैं। ये ओस्टिया अंदर की ओर स्पंजोसील में या पैरागैस्ट्रिक कैविटी में या एंट्रियम में खुलते हैं। अब हम बात करेंगे आगे वाली स्लाइड की। ये तो हुई साइफा की बाह्य आकार की। अब आप देख लीजिए भाई साइफा की आंतरिक संरचना या इंटरनल एनाटॉमी, जिसे हम कहते हैं केनाल सिस्टम भी इसको कहा जाता है। केनाल सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले यहाँ जो नाम दिखा रखे हैं उन नाम को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं भी कौन कौन से नाम यहाँ पे हैं। तो नामों को देखने के लिए अपन जो दिखाई दे रहे हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर सबसे बाहर का जो डायग्राम था वो है कहलाता है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम गिरा हुआ है मोनो एक्सोन स्पिक्यूल की ऑस्क्यूलर फ्रिंज से। जो ही हम नीचे की ओर चले तो इसकी बॉडी बाल में वल्लन दिखाई गए
तो वलन दिखाई देने के बाद दो प्रकार के कैनाल्स बन गए। अब यहाँ इन वलनों में देखोगे तो अंदर से इस तरह से बहुत सारी उंगली नुमा संरचनाएं निकली हुई होती है, और इस प्रकार जो अंदर से बाहर की ओर उंगली नुमा संरचनाएं निकली हुई होती है, उस संरचना को अपन अंदर की ओर से इसको कहेंगे और फिर इन दोनों के बीच में ऐसे अंदर से निकली हुई है। तो यहाँ इस शरीर भित्ति में दो साइड से वलन हो गए, पहला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो बाहर से ये अंदर की ओर धसी हुई संरचना जो होती है वो कहलाती है इनकरेंट केनाल्स। तो ये हमारे पास एक इनकरेंट हो गई, ये एक दूसरी इनकरेंट केनाल हो गई। बाहर से अंदर की ओर जाने वाली क्या हो गई भाई? इनकरेंट केनाल हो गई। अब इनकरेंट केनाल के विपरीत में देखेंगे आप इस भित्ति में, तो अंदर से भी बाहर की ओर आ रही है, ये आई और ये आई। अंदर से जो बाहर की ओर आ रही है, इन केनाल्स को अपन कहेंगे रेडियल केनाल। इनको क्या कहेंगे? इनको कहते हैं रेडियल केनाल। तो दो प्रकार की नालें हमें इसकी शरीर भित्ति में देखने को मिलती है, एक कहलाती है इनकरेंट केनाल और दूसरी कहलाती है रेडियल केनाल। इनको हम अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास डर्मल ऑस्टियम था, इसके शरीर की भित्ति पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं। ये जो छिद्र है इनको अपन ने कह दिया डर्मल ऑस्टियम, क्योंकि डर्मिस के गिरे। फिर हमारे पास आ गई इनकरेंट केनाल। अब इनकरेंट केनाल जो होती है, जिस छिद्र से, वापस बना लेता हूँ मैं उनको, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे का डायग्राम है। ये हमारे पास इनकरेंट केनाल है, ये इनकरेंट है, और ये वाली कौन सी केनाल है भाई? ये रेडियल केनाल है। अब इनकरेंट केनाल रेडियल केनाल में छिद्र के द्वारा खुलेगी, और जिस छिद्र के द्वारा खुलती है वो वाला छिद्र कहलाता है प्रोसोपाइल। तो यहाँ रेडियल केनाल जो लिखा है उससे पहले इसने प्रोसोपाइल बता दिया। प्रोसोपाइल के पश्चात ये पूरी कैविटी, कौन सी वाली कैविटी? ये वाली प्रोसोपाइल के पश्चात ये वाली जो पूरी कैविटी है, इस कैविटी को स्पॉन्जोसील कहा जाता है। इस कैविटी को ये स्पॉन्जोसील कहता है। स्पॉन्जोसील जो है आगे चल करके ऊपर की ओर खुलेगी। ऊपर की ओर किस में? ऑस्क्यूलम में। ऊपर लास्ट वाला जो टर्मिनल अपर्चर में खोलूंगा जब बता दूंगा, ये ऑस्क्यूलम के द्वारा खिलती है। अब इस शरीर भित्ति में जो वलन बने हैं, तो हमने कहा कि पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के शरीर में दो भित्तियाँ पाई जाती है। इनमें बाहर वाली भित्ति क्या है? एक्टोडर्म कहलाती है, और अंदर वाली भित्ति एंडोडर्म कहलाती है। इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? मेसेनकाइम पाई जाती है, जो इन दोनों परतों को चिपकाए रखने का कार्य करती है। ठीक है भाई, एक्टोडर्म एंडोडर्म डिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो इसकी जो भित्ति है, शरीर भित्ति, उसकी परतों को यहाँ पे बना रखी है। जो एक्टोडर्म बाहर की ओर बनेगी, उस एक्टोडर्म को हम यहाँ पिन्नेकोडर्म कहेंगे, क्योंकि इसमें पिन्नेकोसाइट सेल्स पाई जाती है। किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है? पिन्नेकोसाइट सेल्स पाई जाती है, और पिन्नेकोसाइट सेल्स इस प्रकार की होती है। ये इसका न्यूक्लियस है उभार में। तो पिन्नेकोसाइट से बनी हुई इसकी बाह्य भित्ति होती है, इसलिए इसकी एक्टोडर्म को पिन्नेकोडर्म कहा जाता है। जबकि इसकी जो एंडोडर्म होती है वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की है, और एंडोडर्म जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की है उसको कोइनोडर्म कहा जाता है। कोइनोडर्म में कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है। एक कोइनोसाइट सेल्स का आकार इस तरह का होता है, न्यूक्लियस है, और ये कसाब है। ये कौन सी कोशिका है? कोइनोसाइट्स है, से कोइनोडर्म मिलकर बनी हुई। और इसके अलावा इस पर क्या है? स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये हमने इसकी कंप्लीट जो है मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी हमने देख ली है। अब कुछ चीज़ छूट गई हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अब बात आती है इस साइफा में पाए जाने वाले नाल तंत्र की।
ये बता दिया था। ऑस्कुलर फ्रिंज है और ऑस्कुलम है, डर्मल ऑस्टियम है, इनकरेंट कैनाल है, प्रोसोपाइल है, रेडियल कैनाल, स्पॉन्जोसील, एपोपाइल्स, मेसेनकाइम, पिनेकोडर्म, कोनोडर्म और स्पिक्यूल्स, ये इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी में। इसी परिच्छेद को हम यदि हम आड़ा काट करके देखें तो अनुप्रस्थ परिच्छेद में हमें इस प्रकार से व्यवस्था दिखाई देती है। कैसी व्यवस्था दिखाई देती है? इसके सेंटर में आ गई ये स्पॉन्जोसील, इधर से चलें तो ये मेसेनकाइम हो गई, और इधर बाहर वाली जो है ना ये पिनेकोडर्म हो गई। बाहर वाली पिनेकोडर्म एक्सटीरियर को घेरे रहती है, इसलिए इसको एक्सोपिनेकोडर्म कहेंगे। ये एक्सोपिनेकोडर्म है। एक्सोपिनेकोडर्म अंदर की ओर किस में चले गए? अब हम अंदर चले गए इनकरेंट कैनाल में। ये इसकी इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल है। इनकरेंट कैनाल में जो पिनेकोडर्म है उसको हम कहेंगे एंडोपिनेकोडर्म। इनकरेंट कैनाल की पिनेकोडर्म को एंडोपिनेकोडर्म कहेंगे। और फिर हमारे पास ये गेट आ गया, इस गेट को हमने कह दिया प्रोसोपाइल। ये लिखा हुआ है प्रोसोपाइल इस दिशा में। प्रोसोपाइल इनकरेंट कैनाल को किस में खोल दिया? रेडियल कैनाल में। ये हमारे पास रेडियल कैनाल आ गई। रेडियल कैनाल जहाँ लाइन खत्म हो रही है वहाँ रेडियल कैनाल है अंदर की ओर, ये रेडियल कैनाल हो गई। रेडियल कैनाल पूरी की पूरी विशेष प्रकार की कोशिकाओं से आवृत रहती है, और इन विशेष कोशिकाओं को प्रदर्शन करने के लिए ये गहरी काली रेखा कर रखी है। इसको कोइनोडर्म कहा जाता है, या कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा ये घिरी रहती है। और कोइनोसाइट सेल्स से रेडियल कैनाल अब स्पंजोसील में खुलती है, जिस छिद्र के माध्यम से ये वाला छिद्र जो है एपोपाइल कहलाता है। एपोपाइल्स, ये लिखा हुआ एपोपाइल्स। और ये स्पंजोसील में आ गई। स्पंजोसील ऊपर चलेगी ऐसे, और ऊपर जाकर के ये ऑस्क्यूलम होगा, ये ऐसा ऑस्क्यूलम होगा, और ऑस्क्यूलम के चारों ओर मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की फ्रिंज होगी, उससे ये पानी बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये जो है इनका प्रेजेंटेशन जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में था, यही ट्रांसवर्स सेक्शन में इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट, अब इनकरेंट और रेडियल कैनाल की अरेंजमेंट किस प्रकार से रहती है उनको इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ आप इसको देखेंगे तो जहाँ जहाँ कोइनोसाइट्स उपस्थित है, उन कोइनोसाइट्स के द्वारा हम रेडियल कैनाल की पहचान करते हैं। रेडियल कैनाल गोल आकार की है और कोइनोसाइट्स के द्वारा घिरी हुई थी, ऐसी रेडियल कैनाल इसने बता रखी है। और सब अंदर की ओर से ऐसे 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 ये कोइनोसाइट सेल्स के कसाब हैं जो इसको घेरे रखते हैं। सही नहीं बिगड़ी हो तो मैं थोड़ा और करेक्ट सही करके बना देता हूँ। ऐसे है, रेडियल कैनाल गोलाकार होती है, अंदर की ओर कोइनोसाइट कोशिकाओं के कसाबों के द्वारा घिरी हुई होती है। ठीक है। इनकरेंट कैनाल, दूसरी कैनाल कौन सी? इनकरेंट कैनाल थी। तो इस डायग्राम में हमें सब जो चौकोर चौकोर दिख रही है वो सारी की सारी क्या है? उन्हें इनकरेंट कैनाल है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट, ये इनकरेंट है, ये इनकरेंट है, और ये रेडियल कैनाल है। गोल गोल जो है वो रेडियल कैनाल है। तो जो रेडियल कैनाल होती है, यदि हम इस एक रेडियल कैनाल को देखें तो इस एक रेडियल कैनाल के क्या है, चारों तरफ ये एक रेडियल कैनाल है, इसके चारों तरफ ये इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल है। एक रेडियल कैनाल के चारों तरफ 4 इनकरेंट कैनाल पाई जाती है। ठीक इसी तरह से ये एक इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट है, और इसके चारों तरफ 4 रेडियल कैनाल है, दो, ये तीसरी और ये चौथी। तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है इनकरेंट और रेडियल कैनाल्स की, तो प्रत्येक रेडियल कैनाल 4 इनकरेंट कैनाल से और प्रत्येक इनकरेंट कैनाल 4 रेडियल कैनाल से घिरी हुई होती है। जो रेडियल कैनाल होती है, यहाँ और देखेंगे आप, रेडियल कैनाल के चारों ओर ये मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स इसके साथ साथ पैरेलल व्यवस्थित होते हैं। ये है इसका जो है कैनाल्स की व्यवस्था और स्पिक्यूल्स का जो प्रदर्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम थोड़ा इसके नाल तंत्र के बारे में बात करेंगे कि इसके नाल तंत्र जो होता है ये इसका नाल तंत्र है। कैनाल सिस्टम के बारे में बात करें तो पहले मैं कैनाल सिस्टम के कंपोजिशन की बात कर देना चाहूँगा कि साइफा में जो नाल तंत्र होता है सबसे पहले ओस्टिया से चालू होता है।
ओस्टिया इनकरेंट केनाल में खुलता है और इनकरेंट केनाल प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल केनाल में खुलती है। रेडियल केनाल जो होती है एपोपाइल के द्वारा स्पोंजोसील में खुलती है और स्पोंजोसील जो है ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। तो इस का जो नाल तंत्र बना होता है, छिद्रों और नालों से मिलकर के जो तंत्र साइफा में बनता है उसको नाल तंत्र कहते हैं या एक्वीफेरस सिस्टम कहते हैं। इस एक्वीफेरस का निर्माण पिन्नेकोडर्म और कोइनोडर्म नाम की दो परतें जो मीजोहाइल के द्वारा जुड़ी हुई होती है उसके द्वारा होता है। और इन जो रेडियल और इनकरेंट केनाल्स हैं उनकी उत्पत्ति इसकी जो बॉडी वाल है उसी में इनवेजिनेशन और ईवेजिनेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो नाल तंत्र में सबसे पहला छिद्र आता है हमारे पास ओस्टिया होता है और ओस्टिया एक पोर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। पोर मेम्ब्रेन में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से साइफा में जल प्रवेश करता है, इसलिए इनको ओस्टिया कहते हैं और बाहर की ओर स्थित होने के कारण इसको डर्मल पोर्स कहा जाता है। प्रत्येक जो ओस्टिया होता है इस चित्र में यदि हम ओस्टिया देखेंगे तो ये है ओस्टिया, हमारे पास ओस्टियम लिखा हुआ ये वाला ओस्टियम है। इस ओस्टियम को देखेंगे तो दो जिस झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है ये झिल्ली पोर मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? पोर मेम्ब्रेन। और पोर मेम्ब्रेन का निर्माण, पोर मेम्ब्रेन में पोर का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को मायोसाइट सेल कहते हैं। मायोसाइट सेल्स के द्वारा पोर का निर्माण होता है। अब ये जो मायोसाइट सेल्स है इनको पेशी कोशिकाएं कहते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी पाई जाती है, इसलिए ये घट करके संकुचित होकर के या विकुंचित होकर के इस ओस्टियम का आकार को घटा या बढ़ा सकती है। जब इनके ओस्टियम के आकार को घटाने या बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है और ओस्टियम के माध्यम से साइफा में जल प्रवेश करता है, इसलिए साइफा के अंदर प्रवेश करने वाले जल की मात्रा का नियमन इन ओस्टिया की पाई जाने वाली मायोसाइट सेल्स के द्वारा होता है। मायोसाइट सेल्स अंदर की ओर या पोर जो है अंदर की ओर खुल गया। कौन से केनाल में? इनकरेंट केनाल में खुल गया। इनकरेंट केनाल वे नाले होती हैं जो शरीर की भित्ति बाहर के अंदर की ओर अंतर्वलन बनने के कारण होती है। क्योंकि इनकरेंट केनाल है तो इनका निर्माण क्या हो गया? इनवेजिनेशन से हो गया। ये इनवेजिनेशन है। इन्हीं को इनहेलेंट केनाल भी कहा जाता है। ये इनहेलेंट केनाल यदि हम अंदर की ओर देखें तो सामने से बंद रहती है बॉडी वाल के द्वारा, किंतु इनहेलेंट केनाल के पार्श्व स्थिति में अनेक ये छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र जो होते हैं प्रोसोपाइल्स कहलाते हैं। इनकरेंट केनाल अंदर की ओर जिन कोशिकाओं से घिरी होती है उन कोशिकाओं को भी पिन्नेकोसाइट सेल कहते हैं। और पिन्नेकोसाइट सेल्स जो होती है ना, ये ऐसी पिन्नेकोसाइट सेल्स हैं, इनको एंडोपिनेकोडर्म कहेंगे। एंडोपिनेकोडर्म के द्वारा ये आश्रित रहती है इनकरेंट केनाल और प्रोसोपाइल के द्वारा ये रेडियल केनाल में खुल जाती है। प्रोसोपाइल को नियर गेट कहा जाता है। ये नियर गेट के द्वारा आ गई और ये वाली संरचना हमारे पास कौन सी आ गई? अब ये आ गई रेडियल केनाल। रेडियल केनाल की जो भित्ति होती है वो रेडियल केनाल की भित्ति जो है पूरी की पूरी इस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा आश्रित रहती है। ये कोशिकाएं कोइनोसाइट सेल्स कहलाती है। ये देखो आप, ये रेडियल केनाल है। रेडियल केनाल की भित्ति कोइनोडर्म के द्वारा आश्रित होती है। ये कोइनोडर्म कहलाती है जो कोइनोसाइट सेल से मिलकर के बनी होती है। ये रेडियल केनाल हो गई। रेडियल केनाल में आने वाला जो जल है अब स्पॉन्जोसील की ओर जाएगा। तो ये पूरी की पूरी ये जो बनी हुई है ना, ये स्पॉन्जोसील है। लेकिन ये जो है रेडियल केनाल स्पॉन्जोसील में एक विशेष प्रकार के छिद्र के द्वारा खुलती है और ये विशेष प्रकार का जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है? एपोपाइल कहलाता है। ये एपोपाइल है। रेडियल केनाल स्पॉन्जोसील में खुल गई और स्पॉन्जोसील चले जाएगी ऑस्क्यूलम में। कोइनोसाइट्स बता दी, एपोपाइल्स आपको बता दिया, स्पॉन्जोसील्स बता दिए। अब स्पॉन्जोसील के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ल्यूकोसोलिना में पाई जाने वाली स्पॉन्जोसील जो होती है कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा आश्रित रहती है, लेकिन साइफा की जो स्पॉन्जोसील है वो एंडोपिनेकोडर्म से आश्रित रहती है और इसकी रेडियल केनाल जो होती है वो कोइनोसाइट्स से घिरी हुई होती है और अंत में ऊपर की ओर ऑस्क्यूलम आ गया। उस ऑस्क्यूलम से जल बाहर की ओर निकल जाएगा। तो यहाँ अब फ्लो ऑफ वाटर करंट
हमको लास्ट बात रहेगी कि जल के प्रवाह की दिशा क्या होती है। अब हम उस बात को करेंगे। तो इसमें जल के प्रवाह की जो दिशा है, बाहर से जो जल की धारा थी, जल की धारा अंदर को प्रवेश कर रही है डर्मल ओस्टिया से, अंदर को चर्मीय छिद्रों से। सबसे पहले आ गई अंतर्वाही नालों में, अंतर्वाही नालों से आगामी द्वारों के द्वारा अरीय नालों में आ गई, अरीय नालों से अवद्वारों के द्वारा स्पंज गुहा में आ गई, और स्पंज गुहा से ऑस्कुलम के द्वारा वापस बाहर निकल जाती है। ये एक साइफा या साइकन प्रकार के नाल तंत्र में जल के परिसंचरण का मार्ग यहाँ दिखा दिया गया है। स्पंजों में जल के प्रवाह की दर जो होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य ओस्टिया करता है, और ये जल का जो प्रवाह होता है वो 0.01 मिलीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बहता है। ऑस्कुलम का आकार बड़ा है, अधिक मात्रा में पानी को बाहर निकाल सकता है, लेकिन ओस्टिया से प्रवेश करने वाला जल जो है, मायोसाइट्स जो ओस्टिया के आकार को नियंत्रित करती है, वो जल के परिसंचरण की दर को भी नियंत्रित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। अब इस अध्याय से संबंधित जो होमवर्क है वो होमवर्क आपको करना है। इस आज जो हमने पढ़ा है उसमें से 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। साइकन के नाल तंत्र का वर्णन कीजिए और नाल तंत्र में जल के परिभ्रमण की विधि और उसका महत्व बताइए। और दूसरा, साइकन की शरीर भित्ति की रचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करके व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।